फॉर्मेट जिन लोगों ने पहले चैप्टर किया उनको ऑलरेडी आइडिया है। कॉस्ट शीट ही दोबारा से हम करने वाले हैं आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिर्फ डब्बा फ़र्क है, माल वही है, लेबल बदल दिया हमने, लेकिन अंदर का सामान वही है। आज हम फिर से एक तरीके से कॉस्ट शीट ही करने वाले हैं। इसे सिंगल और आउटपुट का सिर्फ नाम दिया गया है। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग माने आउटपुट के बेस पे की जाने वाली कॉस्टिंग, जिसके अंदर आउटपुट हमारा गोल होता है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट शीट ही है वो तो काम। सिंगल के अंदर क्या होता है, सिंगल के अंदर आप उसको जो कॉस्ट आपने निकाली है उसको 1 यूनिट में भी बताते हैं कि कितनी है। जैसे ओवरऑल मेरी पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट 1 साल की कुल मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए की आ गई है। अब 10 लाख रुपए की तो कुल कॉस्ट आ गई ना, तुम मेरे से पूछोगे सर टोटल कॉस्ट तो 10 लाख रुपए आ गई, एक पीस कितने का पड़ता है ये भी बता दो। तो मैं कहूँगा अभी प्रोडक्शन कितना किया उससे डिवाइड कर दो इसको। अगर मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए का खर्चा और 1 लाख पीस हमारे बन गए हैं, तो उसको जैसे ही डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगी तुम्हें, पर पीस कॉस्ट मिल जाएगी। तो सिंगल और आउटपुट कॉस्ट माने 1 यूनिट की कॉस्ट और टोटल की कॉस्ट बताना है। तो इसमें सम टाइम आप जैसे ओवरहेड्स के अंदर करते थे, एक घंटे के खर्चे निकालते थे, 1 घंटे में कितना बिजली लगेगी, 1 घंटे में कितना लेबर लगेगी, 1 घंटे में कितना डेप्शन लगेगा, वैसे इसमें भी जो खर्चे होते हैं उसको सम टाइम वो कहता है कि हर एक खर्चे को पर यूनिट पे कितना हुआ ये भी बताओ। तो आपको कॉस्ट शीट में उस समय जब वो बोलता है कि सिंगल यूनिट की हमें भी कॉस्टिंग करनी है, तो ऐसे में आप जो खर्चा लिखेंगे उसके अंदर 1 यूनिट का और टोटल, 1 यूनिट का और टोटल, 1 यूनिट का और टोटल। और सम टाइम तो लास्ट में पूछते तो हम लास्ट में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ उससे डिवाइड करके एक ही बार में टोटल पर यूनिट कॉस्ट बता पाएंगे। तो इसमें अलग से कुछ नहीं करना, कॉस्ट शीट ही मेंटेन करनी है। अब कॉस्ट शीट मेंटेन करने के लिए आपको पेज नंबर 9 पे फॉर्मेट गिवन है, सेम वही फॉर्मेट आज हम यूज़ करेंगे। और आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन हम कॉस्ट शीट का कर रहे हैं या इस चैप्टर से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन कॉस्ट शीट में भी है, वही क्वेश्चन इस चैप्टर में भी डाल दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट की बात करें, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे खर्चे कैसे कैसे होते हैं। हमारे खर्चे ब्रॉडली तीन नहीं बल्कि 2 कैटेगरी में इस टॉपिक के लिए माने जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है? डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो कि प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, सीधा दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये खर्चा तो प्रोडक्शन में किया जा रहा है, और उसे अगर हम पर यूनिट कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कुछ ठीक ठाक वैल्यू भी निकलती है। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन में हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है और उसकी कुछ रिजनेबल वैल्यू भी है, निग्लिजेंट वैल्यू नहीं है, कुछ रीजनेबल वैल्यू भी है, तो हम उसे बोलते हैं वो खर्चा डायरेक्ट है। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, टोटल जो कॉस्ट होती है, अब टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होते हैं वो प्राइम कॉस्ट में गिने जाते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं वो ओवरहेड्स में गिने जाते हैं, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया ओवरहेड्स के चैप्टर में। अब चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो ओवरहेड्स हो, लेकिन इसके कंपोनेंट 3 होते हैं, या तो वो मटेरियल टाइप होगा, या तो लेबर टाइप होगा, या तो एक्सपेंस टाइप होगा। अगर वो ओवरहेड है तब भी पार्ट उसके 3 ही होंगे, या तो ये मटेरियल टाइप होगा, या तो लेबर टाइप होगा, या तो एक्सपेंस टाइप होगा। क्विकली फिर से एग्जांपल देता हूँ, पहले सेम एग्जांपल मैंने दिया था जब कॉस्ट शीट की थी, फिर से वही सेम एग्जांपल। डायरेक्ट के तीनों एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल पेन बनाने से दिया हुआ था रिलेटेड, आज फिर से वही एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ये पेन जो है उसका प्रोडक्शन करना है। अब पेन का प्रोडक्शन करने में मुझे कई किस्म के खर्चे करने पड़ेंगे। मशीन से इसकी असेंबली करनी पड़ सकती है, बाकी इसके अंदर कुछ चीज़ें लगी हैं वो तो साफ दिखाई दे रही है, लाइक इसके अंदर प्लास्टिक की बॉडी है, अंदर फॉर्म है, उसमें इंक है। ये जो बॉडी है, क्या आप इसे फिजिकल एग्जिस्टेंस मानते हैं या नहीं मानते हैं? फिजिकली एग्जिस्ट करती है, तो जो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है वो मटेरियल है। तो इस पेन को बनाने में जो प्लास्टिक की बॉडी मैंने बनवाने में खर्चा किया, जो अंदर फॉर्म डली, जो इंक डली, ये सारी की सारी क्या है, मटेरियल टाइप चीज़ें, और ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है पेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस सारी चीज़ों को मैं बोलूँगा ये डायरेक्ट मटेरियल है जो इस पेन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, मैं जिस मशीन से ये पेन जो है मैं समझ लो असेंबल कराता हूँ, एक ऑटोमेटिक मशीन है जिससे इस पेन के अंदर सारी चीज़ें डाल दी जाती है, फॉर्म भी उठा लेती है वो मशीन, इसमें डाल के टिप लगा के सब ऑटोमेटिकली बंद कर देती है इसको, और मुझे मैनुअल लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में मेरा समय बच जाता है, मेरी लेबर की कॉस्ट बच जाती है, लेकिन उस मशीन को ढंग से वो चलती रहे इसलिए मुझे हर हफ्ते कुछ ऑयल उसमें डालना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, ग्रीसिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो जब मैंने इसके लिए इंक के डब्बे मंगाए 100 डब्बे, तो मैंने 1 डब्बा ग्रीस का भी मंगवाया।
अब बताइए, ग्रीस भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? वो भी मटेरियल है, लेकिन क्या उस मटेरियल ग्रीस का इस्तेमाल इस पेन में किया जा रहा है या उस जिस मशीन से पेन बन रहा है उसमें किया जा रहा है? मशीन से। तो वो भी है तो मटेरियल, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को सपोर्ट उसने किया। तो वो जो मटेरियल आपने मंगाया उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो मटेरियल है, लेकिन एक पेन में लगा, एक मशीन में लगा। मशीन पेन बनाने के लिए रखी है, इसलिए मशीन में जो लगने वाला मटेरियल है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो पेन बन रहे थे उसको बनाने के लिए मैंने मशीन रखी है। मशीन के अलावा मुझे उसके अंदर जो है मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए। बताइए, मशीन अपने आप तो चलती नहीं है, तो मुझे एक ऑपरेटर चाहिए। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ऑपरेटर जिस प्रोडक्शन एक्टिविटी से जिससे ये काम हो रहा है उसको मैनेज कर रहा है। मैंने 10 मशीनें लगा रखी हैं, 10 ऑपरेटर लगा रखे हैं, सारे के सारे मशीन के ऊपर काम करते हैं जिससे कि पेन प्रोड्यूस होते हैं। और उन 10 ऑपरेटर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर को भी लगा रखा है कि वो देखता रहे कि कोई दिक्कत परेशानी ना करे, सारे लोग काम ढंग से करते रहे, किसी को दिक्कत आए तो वो उसको सॉर्ट आउट कर दें। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो 10 ऑपरेटर है वो प्रोडक्शन में सीधा इन्वॉल्व है, सीधा सीधा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीधा सीधा। लेकिन वो सुपरवाइजर एक भी प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ उसको लुक आफ्टर कर रहा है कि भैया प्रोडक्शन रुके नहीं। खास बात है, अगर सुपरवाइजर को हम छुट्टी कर देते तो कोई बंदा काम नहीं करता, वो खुद काम नहीं करता लेकिन काम करवाता है। एक हमने अपनी फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड को खड़ा कर रखा है, वो भी प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखता है कि माल चोरी ना हो जाए, क्योंकि अगर माल चोरी हो जाए, मशीन कोई उठा के ले जाए, चोरी कर ले, तो आपको प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा। तो वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर रहा है। तो जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है उसकी वेजेस को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस है भाई, तेरी तो लेबर डायरेक्ट लेबर है। और जो सुपरवाइजर है, जो अकाउंटेंट है, जो स्वीपर है, वहां पे जो पियोन आपने रखा हुआ है, जो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा लेकिन प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली योगदान कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर है। क्लियर बात समझ में आ गई? तीसरा खर्चा इसमें आ गया एक्सपेंस। अब ये देखो, तुम इस पेन के ऊपर देखो प्रिंटिंग हो रखी है। प्रिंटिंग एक एक्सपेंस होता है, प्लास्टिक की बॉडी की फिजिकल प्रिंटिंग है, ये क्या है? एक्सपेंस है इसके अंदर, ठीक है ना। इससे इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो पेन की बनी रहती है, प्रिंटिंग की अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पेन की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग पे मैंने इसमें खर्चा किया तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस हुआ। अब मैंने 10 रुपए के अंदर तो बॉडी खरीदी, 1 रुपए प्रिंटिंग में भी की, तो इससे ना तो इसकी फिजिकल वैल्यू मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। पेन तो लेबल अगर हटा दूं तब भी ये पेन पेन ही है, और लेबल चिपका दूं तब भी ये पेन पेन ही है। ये थोड़ी लेबल लगाने से तो ये पेन जो है वो पंखा बन जाएगा, लेबल उतार देंगे तो पेन पेन बन जाएगा, ऐसा थोड़ी कुछ होगा। तो लेबल सिर्फ हमारी क्या है? ब्यूटी को बढ़ा रहा है या हमारी ब्रांडिंग कर रहा है, तो इसके ऊपर होने वाला खर्चा मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये तो खर्चा किया ही किया पेन के ऊपर, मैंने इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए टीवी पे ऐड भी दिखाई, खर्चा वो भी है। लेकिन एक खर्चा प्रोडक्ट पे हुआ और एक खर्चा उसके प्रमोशन पे हुआ। जो इस प्रोडक्ट पे वो उसे बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो प्रमोशन पे हुआ वो इनडायरेक्ट है। इवन बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल आपने भर दिया, वो भी एक खर्चा, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी है बिजली की, बट आपने बिल तो भरा। और इस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं से करंट तो नहीं मारता है, पेन तो नहीं करंट मारता है, इसमें तो बिजली नहीं है, लेकिन जिस मशीन से बन रहा है उसको बिजली की जरूरत पड़ी, तो वो भी क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर बात समझ में आ गई है? तो जो चीज इस पेन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो डायरेक्ट है, चाहे वो मेटेरियल है, चाहे वो लेबल है, चाहे वो एक्सपेंस है। और जो इससे डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है लेकिन वो कहीं पे भी, अच्छा ये खर्चे हो कहाँ पे पड़ सकते हैं? ये खर्चे 3 जगह पे हो सकते हैं। ये खर्चा सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है, फैक्ट्री में। एक तो फैक्ट्री में करोगे ना, लेकिन फैक्ट्री में होने वाले सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते। फैक्ट्री में तो मशीन की ग्रीस भी लग रही है, फैक्ट्री में ही मशीन का ये इसके लिए रॉ मेटेरियल भी लग रहा है, फैक्ट्री में इसके लिए डायरेक्ट लेबर भी लग रही है, फैक्ट्री में ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, और फैक्ट्री में ही सुपरविजन भी हो रहा है। तो इसका ना फैक्ट्री में ये भी हो सकते हैं, ये तो फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, ये तो ऑफिस में भी हो सकते हैं, और ये तो शोरूम में मतलब सेल्स में भी हो सकते हैं। तीनों काम करने पड़ते हैं हमें। ऊपर के खर्चे तो हर जगह होंगे, फैक्ट्री में भी, फिर वहाँ से ऑफिस के खर्चे भी इनडायरेक्ट हैं। फैक्ट्री के बाहर तो सारे इनडायरेक्ट होंगे, फैक्ट्री के बाहर तो डायरेक्ट होने संभव ही नहीं है। माल तो तुम फैक्ट्री में बनाओगे ना, तो फैक्ट्री के बाहर जो खर्चा वो कैसे डायरेक्ट हो सकता है? वो तो ऑलवेज क्या होगा? इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, बाकी कहीं पे डायरेक्ट होना संभव ही नहीं है। बाकी तो सब जगह जो भी खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। क्लियर बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, कभी कभी एक खर्चा हमें साफ नजर आता है कि ये प्रोडक्शन में लगा है, बट इवन देन
हम उसे इनडायरेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उसे ओवरहेड्स मानते हैं, जबकि दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ तो प्रोडक्शन में लगी है, बट इवन देन हम उसे इनडायरेक्ट वाला ट्रीटमेंट कर देते हैं। कौन से ऐसे खर्चे होते हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं उसको जरा जान लें। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन में लगे तो हैं, बट उनकी वैल्यू, उनकी कॉस्ट इतनी निग्लिजेंट होती है कि हम उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करना चाहते। ऐसे सिचुएशन में जब उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करना चाहते, ध्यान रखना जो चीज़ डायरेक्ट मानोगे उसकी सेपरेट अकाउंटिंग की जाएगी, उस पर अलग से वॉच किया जाएगा, उसकी अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उससे हमारे को कॉस्ट में फर्क पड़ता है। ये सभी खर्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, एक खर्चे में भी थोड़ी सी हेरफेर हुई हमारी टोटल कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा खर्चा जो निग्लिजेंट है, जिससे आपको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, उसके लिए स्पेशल अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा अपनी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग करना है, और जितने का फायदा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा कर देना हो जाएगा इसके पे। एक चीज़ इसको ऐसे एग्जांपल से, तो इससे मैं कहता हूँ कि हमारी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर हम जीन्स की स्टिचिंग करते हैं। अब जीन्स की स्टिचिंग करने के बाद हमें पता लगता है कि उस जीन्स के अंदर एक जीन्स सिलने में आपको देखे तो आपको सबसे पहले कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, और उसके अंदर एक बटन भी हमें चाहिए। से मैं मान के तो सिर्फ एक बटन चाहिए, जिप चाहिए। अब हमने हिसाब लगाया कि भाई ये जो पूरी स्टिचिंग होती है उसके अंदर वो जो बटन आता है एक, वो हम पैकेट खरीद के लाते हैं, तो 100 रुपए का पैकेट आता है और 100 रुपए में 1000 बटन निकलते हैं। तो एक बटन की कॉस्ट क्या रह गई? 10 पैसे। एक बटन की कॉस्ट क्या रहेगी? केवल 10 पैसे। आपकी जीन्स तैयार होती है जिसके अंदर आपका खर्चा हो जाता है 800 रुपए का। आप मार्केट में बेचते होगे 1800 2000 रुपए में, लेकिन आपका खर्चा होता है 800 रुपए का। उस 800 रुपए के खर्चे में वो एक बटन भी है। साफ दिखाई दे रहा है कि भैया बटन भी हमारी जीन्स के अंदर लगा, मतलब टेक्निकली तो ये डायरेक्ट है, बट उसकी कॉस्ट इतनी निग्लिजेंट है, 10 पैसे। 800 रुपए में 10 पैसे का खर्चा, भैया एक बटन के 2 बटन भी लगा दे तब भी तुम्हारी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी क्या? तो उसकी क्यों इतनी अकाउंटिंग करने में वेस्टेज अपना टाइम करते हो? हम कहते हैं भैया ये जो पैकेट का पैकेट है ना 100 रुपए का, इसे तो ओवरहेड में डाल दे। ओवरहेड में डाल दे, ओवरहेड माने मिसलिनियस एक्सपेंस में एक तरह से डाल दे। अब इसके लिए क्या हम स्पेशल डायरेक्ट मटेरियल वाली अकाउंटिंग उसके लिए करेंगे, इसको तुम मिसलिनियस खर्चे में डाल दे, फैक्ट्री के ओवरहेड्स में डाल दे। फैक्ट्री में जैसे ग्रीस ऑयल का डब्बा लगा वैसे ही 100 रुपए का बटन भी लग गया, और उससे हमारी कितनी 1000 जीन्स में बटन लग जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है डायरेक्ट का कि वो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, उसकी कुछ रीजनेबल वैल्यू भी होनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट में लगना उसे डायरेक्ट नहीं बना देगा, उसकी कुछ रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं तू डायरेक्ट है। अदरवाइज उसे किस में कंसिडर कर देते हैं? हम इनडायरेक्ट में। क्लियर है बात समझ में आ गई अभी तक जो मैंने बात बताई? अब इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट की अगर बात करें तो आपको पेज नंबर 9 पे गिवन है, बिल्कुल क्विकली मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले सभी डायरेक्ट चीजें आ जाएंगी, और फैक्ट्री में आने वाली सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ के क्या बोलेंगे कि आगे हमारी प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले देखो जितने भी चीजें मटेरियल कैटेगरी में आती हैं, जिस भी चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस माने जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिसको आप छू पाते हो, उसके हमेशा स्टॉक भी रख सकते हो। जिस चीज को आप छू सकते हो उसका स्टॉक भी रख सकते हो। आपके पास घर में पेन एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक खत्म हो जाए तो दूसरा, दूसरा खत्म हो जाए तो तीसरा इस्तेमाल तो स्टॉक रख सकते हो। घर में खाने का जो सामान होता है, जितना आज आपका राशन लगेगा बस उतना ही राशन होता है या फालतू राशन होता है? स्टॉक करके रख सकते हो। आप जो है अपने घर के अंदर पानी का भी स्टॉक करके रखते हो कि भैया 2 दिन पानी ना आए, 4 दिन पानी ना आए तो हमारा काम चल जाए। ये थोड़ी कि अभी पानी चाहिए तो भागेंगे, कुएं से निकाल के लेकर आएंगे, बर्मे से निकाल के लेकर आएंगे, कुछ हैंडपंप लगा रखा है घर में, ऐसा तो नहीं है ना। तो आपने हर चीज़ का क्या है, जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस का स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक उस चीज़ का हो सकता है जिसकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उसका स्टॉक नहीं रख सकते, उसका स्टॉक नहीं रखा जा सकता। घर में मैं कहता हूँ कि से आपने कोई हेल्पर रखा हुआ है, हेल्पर मतलब से बर्तन साफ़ करने के लिए किसी को रखा हुआ है। वो आज अगर बोल दे कि हाँ जी आज हमें कहीं जाना है, छुट्टी होगी, तो हम कहेंगे जो बर्तन है वो आज 2 बार मांज लो। भाई गंदे नहीं होंगे क्योंकि 2 बार मांज लिए। झाड़ू आज 2 बार लगा दो तो गंदी नहीं होगी, ऐसा होगा क्या? चाहे 2 बार क्या 10 बार लगाओ, उसने हुए वही जाना है जैसे ही उसका यूज़ शुरू करोगे आपका। उसका स्टॉक नहीं रख सकते,
सर्विस है ना, वो उसका स्टॉक कैसे करेंगे। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, अगर कोई बोले कि हाँ जी पानी नहीं आएगा, कहेंगे ठीक है भर लो सारे बर्तन बांडे भर लो सारे के सारे, निकाल के ले आओ बाल्टी, वो जो था उसके अंदर पतीले वतीले उसमें भी भर लो, कटोरी चम्मच गिलास, जहाँ तक जाती है बात एक्सट्रीम लेवल तक चले जाओ, स्टॉक कर सकते हो आप उसको, लेकिन उसकी क्या होनी जरूरी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जहाँ पे भी फिजिकल एग्जिस्टेंस आ जाती है वहाँ पे स्टॉक आ जाता है। तो मटेरियल जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे स्टॉक भी आ जाएगा, और स्टॉक तो फिर ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है। हमेशा हम शुरुआत में किसको यूज़ करते हैं, घर में तुम्हारे आटा दाल चावल बिल्कुल ख़त्म हो जाता होगा, उससे पहले ही दोबारा से नया स्टॉक आ जाता होगा। तो जैसे ही नया आ जाता है तो पुराना जो पड़ा होता है उसको हम नाली में फेंक देते हैं। करे वो ट्राई एक बार, मम्मी उठा के तुम्हें बाहर फेंक देगी, इतनी मेहनत से तो राशन लेकर आते हैं और तुमने नया आया तो पुराना फेंक दिया। पहले पुराना इस्तेमाल करना था, पहले पुराना खत्म करेंगे फिर नया खोलेंगे। इवन पुराना अगर पड़ा हुआ है और नया पैकेट खोल दिया तो डांट पड़ जाएगी कि पहले जब वो पड़ा हुआ है तो उसको क्यों नहीं खत्म किया, ऐसे तो वो खराब हो जाएगा। तो हमारा मोस्टली क्या चलता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को यूज करो, ओपनिंग स्टॉक के बाद उसमें जो परचेज आई है उसको यूज करो, और जो बच जाए उसे नाली में फेंक दें, वो अगले साल यूज करेंगे। तो उसे इस साल की कॉस्ट में नहीं गिनो, क्योंकि जब कोई चीज यूज की जाती है तभी उसकी कॉस्ट को कॉस्ट माना जाता है। अगर आपने कोई चीज खरीद के केवल रख दी है तो वो कॉस्ट नहीं है तब तक जब तक आप उसे यूज करना शुरू ना करें। ठीक है, मैं कहता हूं कि से अब सर्दियों का मौसम है, किसी ने च्यवनप्राश का डब्बा खरीद लिया, उसने च्यवनप्राश खाएंगे अब, 800 रुपए का डब्बा उसने खरीदा, 800 रुपए का डब्बा खरीदा, और उसके बाद उसने इस डब्बे को 2 महीने तक चलाया, मंथ 1 और मंथ 2। तो क्या बोलोगे, 800 रुपए तेरी पहले महीने तो कॉस्ट थी, दूसरे महीने फ्री था, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, 400 रुपीज पर मंथ पड़ी। क्यों, क्योंकि आपने 400 का यहाँ पे भी यूज किया, खरीदा भले ही आपने पहले महीने में, लेकिन यूज तो दोनों महीने में किया ना। तो आप कहोगे 800 का तूने खरीद लिया जरूर, लेकिन पहले महीने तूने 400 का यूज किया और दूसरे महीने भी तूने 400 का यूज किया। आप उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू पीरियड। खरीदने से थोड़ी लागत होती है, यूज करने से लागत। तुम इसे रखे रखो तो अगली सर्दियों में भी काम आ सकता है इसके अंदर। तो इसकी कॉस्ट कब मानी जाएगी, जब तुम इसे यूज कर लोगे, या फिर इसके अंदर कीड़े पड़ जाए और तुम फेंक दो इसको, तब अलग बात है। वो बात समझ आ रही है। तो लागत खरीदने से नहीं होती, लागत यूज करने से होती है। जिस पीरियड में जिसे यूज करोगे उसकी खर्चे को तभी काउंट करोगे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो पक्का हम इस बार यूज करेंगे, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक तो पक्का इस बार की कॉस्ट में जोड़ेंगे। पहले की कॉस्ट में क्यों जोड़ेंगे जब यूज ही अब कर रहे हैं। दूसरा, परचेज करोगे वो भी इस बार की कॉस्ट में जुड़ेगा, लेकिन जो बच जाएगा वो इस बार की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, वो अगली बार की नेक्स्ट टाइम की कॉस्ट में जुड़ेगा। लेकिन खरीद के पैसे तो हमने इस बार खर्च किए। अब देखो, मैंने खरीदे पहले साल के पहले महीने में 800 रुपए का, तो इस महीने में आप वर्किंग कैसे करोगे, आएगा 400, लेकिन कहोगे जी 800 का खरीदा लेकिन 400 का बचा रह लिया, तो मेरी कॉस्ट 400 रुपए आई। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं, ये मेरी परचेज है और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है अगली बार आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 400 का, और अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नील है। इसका मतलब सारा का सारा 400 रुपए मैंने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ये सिस्टम होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमारी कंजम्पशन की कॉस्ट आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की बात उठ गई है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। जब मटेरियल की बात होगी तो ये होगा, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद इसमें आपने फ्रेट या कार्टेज, ये तो मैंने छोटे एग्जांपल दिए। तो आपको अगर दूर से सामान मंगाना है, भारी सामान है, तो आपको उसके रिक्शे का किराया भी देना पड़ता है। तो रिक्शे का किराया क्या उसकी लागत को बढ़ाता नहीं है, तो वो भी इसकी पार्ट परचेज की कॉस्ट है, वो भी उसे भी परचेज की लागत ही मान के चलेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद लेस कर दिया इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एक चीज़ और लेस कर दी है जो है सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। जो अभी तक के मटेरियल का वेस्टेज है उसकी अगर कुछ रिकवरी हो गई है तो उससे लागत में कमी भी आती है। और यहाँ पे वेस्टेज का मतलब रियलिटी में जो तुम्हारे जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, जो उसके साथ गत्ते और थर्माकोल आते हैं, उनकी लागत है। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरी हलवाई की दुकान है, अब हलवाई की दुकान है तो उसमें घी की ज़रूरत पड़ती है। अब घी जो है, घरों में जो घी आता है वो तो प्लास्टिक की थैली में पैक होके आते हैं, लेकिन जो हलवाई खरीद रहा है उसको तो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। वो 1-1 लीटर वाली थैलियाँ खरीदने की बजाय वो पूरा का पूरा जो 15 लीटर का बॉक्स होता है, टिन का बना होता है, कई बार वो प्लास्टिक का, सॉलिड प्लास्टिक का बॉक्स बना होता है, अच्छा मजबूत प्लास्टिक होता है। अगर आप उसका वजन करो तो 300-400 ग्राम वजन का प्लास्टिक होता है वो, जो डब्बा बना होता है। पानी वानी भर के लोग रख लेते हैं, इधर उधर कैरी करने के लिए, सामान लाने में ले जाने में भी काम आता है। और इवन अगर तुम उसे बेचो तो वो प्लास्टिक के भाव पे नहीं बल्कि कंटेनर के भाव पे जाता है।
तुम पूछ के आओगे प्लास्टिक क्या भाव हो, कहेगा कि प्लास्टिक हम लेते हैं 20 रुपये किलो, और ये खाली डब्बा कितने का लोगे, उसकी शेप काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बढ़िया होता है वो कहेगा ये खाली डब्बा तुम्हारा 30 रुपये में ले लेंगे। तो अगर आप एक हलवाई हो और आपने एक वो डब्बा खरीदा, टिन खरीदा, जिसके लिए मैं कहता हूँ उससे तुमने 800 रुपये खर्च किए, और रिक्शे वाले ने भी 20 रुपये ले लिए, कितने का बन गया तुम्हारे लिए? तुम कहोगे ये हमने जो डब्बा खरीदा हमारे को 820 का, लेकिन तुमने उसका खाली कनस्तर बेचा 30 रुपये का, तो असलियत में बताओ ना तुमने जो मटेरियल खरीदा वो कितने का रहेगा? जब तुम इसमें लेबर के कार्टेज के खर्चे ऐड कर रहे हो तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी तो लेस करो, तभी तो बताएगा। घी कितने का निकाला तुम इसमें से, तो घी कितने का पड़ा हमें? 790। तो बारीकी से सच्चाई बताओ कि कितने की लागत है। इसलिए इसमें लिखा है क्या? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने से पहले सेल ऑफ वेस्टेज को भी क्या कर दिया गया है? माइनस। फिर उसके बाद इसमें पैकिंग मटेरियल है। अगर आप पैकिंग के मटेरियल की बात करें तो पैकिंग का मटेरियल भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट के साथ सीधे से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर प्रिंटिंग है वो चीज़ जो एक्सपेंस में आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ हमारी फैक्ट्री में तो चिप्स बनते हैं, तो बताइए जो पैकिंग मटेरियल है क्या वो भी प्रोडक्ट का हिस्सा है या नहीं है? प्रोडक्शन से सीधा सीधा एसोसिएटेड है या नहीं है? आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही तब जब उसके ऊपर पैकिंग होगी। हमारी कंपनी कोका कोला बनाती है। अब कोका कोला बनाती तो जैसे दूध भेज देते हैं ट्रॉली के अंदर, वैसे भेज देते और बाद में कहते भैया 1 लीटर कोका कोला, 2 लीटर कोका कोला ले जा। ऐसे चलेगी कोका कोला? उसको तो फौरन पेट बॉटल में सील करना पड़ेगा, वरना वो खराबी हो जाएगी। तो और उनकी बॉटल भी अच्छी होती है, लोग पानी फ्रिज में रखते हैं, बाद में उसी के अंदर संभाल के रखते हैं लोग। मैंने भी रखी हुई है। उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती होगी नहीं? मतलब वो ऐसा नहीं कह सकते कि रिजनेबल कॉस्ट भी नहीं है उसकी। कांच की बोतलों में सामान बेचा जाता है तो रिजनेबल कॉस्ट होती होगी उसकी। आप जाओ मदर डेयरी की बोलो कोल्ड कॉफ़ी दे दो, तो कोल्ड कॉफ़ी वो आपको शीशे की बोतल में, ग्लास की बोतल में देते हैं। वो 10-20 पैसे में तो नहीं बनती होगी ना कि इसको बोले कि भैया तू रिजनेबल नहीं है, तेरे को तो हम ओवरहेड्स में गिन लेंगे। ओवरहेड्स नहीं है वो डायरेक्ट कॉस्ट है उसकी, क्योंकि प्रोडक्शन से सीधा प्रोडक्ट के साथ बन लग रही है वो लागत। जैसे दूध बन रहा है वैसी बोतल भी जरूरी है। दूध से ही आपका काम नहीं चलेगा। कोल्ड कॉफ़ी बन गई तो उससे आपका माल नहीं बिक जाएगा, उसमें बोतल में पैकिंग जरूरी है। इसलिए पैकिंग भी हमारी प्राइम कॉस्ट के अंदर जा सकता है, डायरेक्ट मटेरियल में कंसिडर होता है, क्योंकि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो मटेरियल है। तो पैकिंग मटेरियल को भी इसमें ऐड किया गया है और हमारे पास आ गई है टोटल हमारी मटेरियल से रिलेटेड सारी कॉस्ट। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात है। रॉ मटेरियल नहीं है वो, पैकिंग अलग है। रॉ मटेरियल का मतलब जो कंज्यूम किया जाएगा, जो कस्टमर यूज कर लेगा, बॉटल को वो फेंकेगा, हमारे लिए लागत है, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है। उसका डायरेक्ट लेबर आ गई है और डायरेक्ट है, क्योंकि लेबर और एक्सपेंस है, ये सर्विसेज है, इसलिए इनके स्टॉक नहीं हो सकते, इसलिए इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनेगी। इसके अंदर बस खर्चा जितना हो उतना बता दो। क्लियर है बात? तो आगे हमारी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इसमें फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री के अंदर क्या होगा? फैक्ट्री में भी मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, एक्सपेंस आएगा। थोड़ी देर में ऑफिस का भी मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, एक्सपेंस आएगा। फिर शोरूम का भी मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, एक्सपेंस आएगा। ये चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? कंज्यूमेबल स्टोर है, कॉटन है, ऑयल है, ग्रीस है, ये सब क्या चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में क्या आएगा? सुपरवाइजर की सैलरी, स्टोर कीपर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, उसका कमीशन, सब हमारा किस में आएगा? इनडायरेक्ट लेबर है। और एक्सपेंस में पावर है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री स्टोर रेंट, उसका रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर है, हॉलेज है, हॉलेज माने थोड़ी सी बड़ी रिपेयर कराना, एस्टिमेशन, अकाउंटिंग समझ लो इसके अंदर, डेप्शन ऑफ फैक्ट्री है, एक्सपेरिमेंट, अदर फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चे हैं सबको डाल दो। और खास बात है तुम्हें ये सारे खर्चे बस फैक्ट्री के हैं ये लिखना है। इसमें ये नहीं बताना कि इसमें से मटेरियल टाइप कौन सा है, लेबर टाइप कौन सा है और एक्सपेंस कौन सा है। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा चाहे जिस मर्जी टाइप का इकट्ठा होकर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद फिर इसके अंदर यहाँ पे आया ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री के लेवल पे पहुंचने पर उसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। अगर आपके पास माल अधूरे बने हुए भी पड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। 0% सामान बना है, रॉ मटेरियल है। 100% बन गया है, फिनिश गुड्स है। 1% से लेकर 99% तक होता है उसे वर्किंग प्रोग्रेस। जब प्रोसेस कॉस्टिंग थी तब मैंने आपसे डिस्कस भी किया था पहला पॉइंट। और उसकी कॉस्ट हर प्रतिशत बदलने पर बदल जाती है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर वर्किंग प्रोग्रेस दिया जा सकता है, क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका भी फिर ओपनिंग स्टॉक भी होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। हमें इस पीरियड की कॉस्ट जाननी है, तो जो इस पीरियड में चीज़ें यूज हुई उसी को गिनेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को तो गिन लेंगे,
क्योंकि उसको तो यूज़ कर लेंगे, उसको थोड़ी अधूरा रखेंगे साल खत्म होने तक भी। और जो क्लोजिंग अधूरा रह गया वो इस पीरियड की कॉस्ट में नहीं गिना जाएगा, वो जब पूरा होगा तब तो अगले पीरियड की कॉस्ट में प्लस होगा, तो भी इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक प्लस होता नजर आएगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। माइनस क्यों है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो अगले पीरियड में जुड़ना है, अगले साल में जाके ऐड होना है उसमें। क्लियर बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये काम करने के बाद फिर हमारे पास अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंस में एडजस्ट कर दिया जाएगी हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट लागत कितनी, ग्रॉस माने कुल लागत कितनी, उसमें से वर्किंग प्रोग्रेस के एडजस्टमेंट कर दी तो नेट लागत का पता चल जाएगा, जिसके ऊपर आगे ऑफिस के खर्चे शुरू करेंगे। ऑफिस कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकता खर्चा, क्योंकि ऑफिस सिर्फ सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग को और सेल को, दोनों को सपोर्ट करता है। ऑफिस का काम समझ लो ना, तो वो कोई ऑफिस कभी कोई इनकम जनरेट भी नहीं कर सकता। असली जो वर्किंग होती है वो दो लेवल पे होती है, फैक्ट्री में और शोरूम में। काम जो होते हैं ना, जो जो दिखने वाला काम है, जिसमें आपको दिखाई देता है देखो जी ये काम करके हमें दे रहे हैं लोग, एक तो फैक्ट्री काम करके देती है, दिखाई देता है वहां पे काम हो रहा है, और एक शोरूम हमें दिखाई देता है देखो जी माल बिक रहा है, सेल कर रहे हैं, देखो भाग दौड़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यहाँ से हमें इनकम जनरेट हो रही है। इनकम जनरेट करने के लिए उसे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, फैक्ट्री में। ऑफिस में दोनों ही काम नहीं हो रहे, ऑफिस ना कुछ बना रहा ना कुछ बेच रहा, लेकिन ऑफिस ना होना तो दोनों डिपार्टमेंट भी अनाथ हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, इनका कोई वारिस नहीं रह जाएगा। इन दोनों को कंट्रोल ऑफिस ही करता है। ऑफिस ही बोलता है भैया ये माल बेचना है, तूने ये माल बनाना है, वो इन दोनों के बीच में क्या है, मीडिएटर है इन दोनों के बीच में। सारे डिसीजन, सारे के सारे डिसीजन ऑफिस लेवल पे तो लिए जाते हैं और उनको इंप्लीमेंट फैक्ट्री और शोरूम लेवल पे किए जाते हैं। ऑफिस तुम्हारी कंपनी का दिमाग है। बताओ दिमाग क्या यहां से पेन को उठा सकता है, लेकिन उठवाएगा दिमाग ही। क्या दिमाग यहां पे कुछ लिख सकता है, दिमाग नहीं लिखेगा, लिखेगा हाथ। क्या दिमाग कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, भैया कम्युनिकेट जुबान करेगी, दिमाग थोड़ी कम्युनिकेट करेगा। दिमाग कुछ नहीं करता, दिखता नहीं है कुछ भी करता, लेकिन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग ही होता है। खुद वो कुछ नहीं करता, वो सबसे काम करवाता है। पैर की उंगली से लेकर और आपके सर के बाल तक सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। खुद कुछ नहीं करता, दिखता भी नहीं है, साफ साफ दिखते हाथ पैर आंख मुंह है हमें, लेकिन इन सबका बॉस कौन है, दिमाग है हमारा। तो एक फैक्ट्री के, एक ऑफिस के, मतलब एक कंपनी के पॉइंट से देखा जाए तो ऑफिस कुछ नहीं करता, लेकिन ऑफिस ही सब कुछ करवाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। तो ऑफिस के खर्चे भी हमारे होते हैं, मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें को खर्चा करना पड़ता है, जबकि वो खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, तो ऑफिस के खर्चे, ऑफिस में भी मटेरियल लगता है, ऑफिस में भी लेबर लगती है, ऑफिस के अंदर भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ऑफिस में मटेरियल कौन सा होता है, कंप्यूटर की स्टेशनरी आती है, अकाउंटिंग करने के लिए रजिस्टर्स वगैरह आते हैं, वो सब क्या है, वो मटेरियल फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें ऐसा मटेरियल लगता है। उसके अंदर ग्रेस का डब्बा थोड़ी मंगाएंगे हम, इसमें ऐसी कंप्यूटर स्टेशनरी मंगाएंगे। फिर उसके अंदर लेबर, ऑफिस का स्टाफ है, वो लेबर है उसकी, अकाउंटेंट रखा हुआ है आपने, मैनेजर रखे हुए हैं आपने, एनालिस्टिक आपने रखे हैं, कंसल्टेंट आपने रखे हुए हैं, वो सारे के सारे क्या वहाँ की लेबर है। और उसके अंदर एक्सपेंसेस, ऑफिस का भी बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, और दूसरे खर्चे वहाँ पे होते हैं, वो सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, कंप्यूटर भी आपने रखा हुआ है तो उसको यूज़ करोगे तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो सारी चीज़ें ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास आती है ऑफिस कॉस्ट, या फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल्स के खर्चे तक जो खर्चे होते हैं उनको हम प्रोडक्शन की ही लागत मानते हैं, क्योंकि ऑफिस ने कुछ प्रोडक्शन तो करना, लेकिन उसकी लागत को कहीं तो जोड़ोगे, तो हम उसके अंदर फैक्ट्री के कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बोलते। ऑफिस तक के खर्चों को जोड़ के क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे प्रोडक्शन ऑफिस ने किया नहीं, लेकिन उसके खर्चे भी हम, क्योंकि उसके बाद तो सेल शुरू हो जाएगी, उस तक के खर्चों को प्रोडक्शन में ही जोड़ देते हैं कि लागत वही इतनी पड़ती है माल बनने की, क्योंकि आप ऑफिस को इग्नोर तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फिर से सवाल उठेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो माल बिका उसकी हमारी लागत कितनी थी। अब इसमें शोरूम के खर्चे जोड़े जाएंगे, आखिरी खर्चे जोड़े जाएंगे, और जो शोरूम के खर्चे उसमें भी इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेंगे। कौन सी इसके अंदर मटेरियल है, कौन से लेबर है, कौन से एक्सपेंस है, जो आप ब्रोशर वगैरह छाप देते हो।
जो लोगों को सैंपल बांट के आते हो, देखो जी ट्राई करके देखो, ये चाय पी के देखो, 2 घूंटी पिलाओगे पूरा का पूरा, उसको कप नहीं पकड़ा दोगे, पी के देखो कैसी है। तो आप उसको टेस्ट करा रहे हैं, उसके अंदर ये सब क्या है, ये प्रमोशन करने के लिए मटेरियल जा रहा है आपका, ठीक है ना, तो उसमें मटेरियल लगता है। उसके अलावा लेबर आपको पता है सेल्समैन होते हैं, उनकी सैलरी भी होती है, उनका कमीशन भी होता है, तो ये लेबर हो गई। और उसके बाद उसके एक्सपेंसेस, तो टीवी पे ऐड आ रही है, दूसरी रेडियो पे ऐड अब दिखा रहे हैं, दूसरे प्रमोशन कर रहे हैं, वेबसाइट्स के ऊपर ऐड चल रही है आपकी, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी ऐड चल रही है, सारे क्या है आपके एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा आपके पास डिलीवरी करने के लिए वैन है, तो उसका पेट्रोल का खर्चा और बाकी सारी चीज़ें क्या है आपकी एक्सपेंस है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के हमारे पास आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी तो कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसमें प्रॉफिट अपना मार्जिन ऐड कर दें तो आपके पास कितने का माल बिक रहा है वो पता चल जाएगा, और इतना काम करती है आपकी रेडी हो जाएगी कॉस्ट शीट।